Dear students, welcome to MTS Doctor Zone. Today we will discuss the drugs acting on neuromuscular junctions. हमने स्टडी करना है the drugs acting on neuromuscular junction. अच्छा, जो ड्रग्स जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करती हैं. बिफोर गोइंग टू द ड्रग्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अब अगर हम बात करें जंक्शन की, तो जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन टू थिंग्स. मतलब कि दो चीजें जो आपस में मिल रही होती हैं उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, दिस वेरी पॉइंट इज नथिंग अदर देन अ जंक्शन. इसको हम बोलते हैं जंक्शन. तो अब मीटिंग पॉइंट जो वो डिफरेंट चीजों का डिफरेंट हो सकता है. जैसे न्यूरॉन न्यूरॉन से मिलता है तो उसको न्यूरोन्यूरोनल जंक्शन कह सकते हैं. न्यूरॉन जो है वो मसल के साथ मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो जंक्शंस की डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज और टाइप्स होंगी, लेकिन आज हम जंक्शन की एक स्पेसिफिक टाइप को डिस्कस करने लगे हैं व्हिच इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सबसे पहले हम एक छोटी सी स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि हम पढ़ने क्या लगे हैं. आपको पता है कि हमारे पास नर्व्स जो है वो ब्रेन से निकलती हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को सप्लाई करती हैं. इसमें मसल आ जाते हैं, आपकी जीआईटी आ जाते हैं, म्यूकोजा आ जाता है, एटसेट्रा. तो इसको हम पहले स्कीमेटिक डायग्राम की फॉर्म में जब वो बनाने की कोशिश करते हैं. ये देखिए हमारे पास ये सबसे पहले है ब्रेन. अब ब्रेन से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ. स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो सप्लाई करती हैं आपके फोर्स मसल्स को, जिसमें आज हम पढ़ने लगे हैं स्केलेटल मसल्स. तो ये स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है और ये सप्लाई कर रही है आपके स्केलेटल मसल को. ठीक है जी. तो ये हमारे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है. अब आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है नर्व्स मसल से जीआईटी की तरफ, तो इनके डिफरेंट नाम है. अब जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन. अपर मोटर न्यूरॉन यूएमएन. और जो स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स की तरफ जा रही है न्यूरॉन्स, उनको हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन. तो अब हम जो पढ़ने लगे हैं, हम ये पढ़ने लगे हैं कि किस तरह से लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल सेल को सप्लाई करती है, ताकि हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का पता हो और फिर हम उसमें ड्रग्स को स्टडी करेंगे. अब हम इस पार्ट को जो है वो जूम करने लगे हैं कि किस तरह से नर्व, ये नर्व है लोअर मोटर न्यूरॉन और ये हमारे पास मसल है, किस तरह से ये एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं. अब इसका जूमिंग वर्जन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाने लगे हैं. अब जो है वो हम देखने लगे हैं कि ब्रेन से पहले न्यूरॉन्स आए थे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड से ये एक न्यूरॉन जो है वो हमने क्या कर लिया, जूम कर लिया, जो कि मसल सेल को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रही है. ये हमारे पास एक मसल सेल है और ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन है. अब कोर्स अब आपको पता लगे कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन है. ठीक है. तो अब हम जब उसमें देखने लगे कि किस तरह से इंपल्सेस आती हैं मोटर न्यूरॉन की तरफ, लोअर मोटर न्यूरॉन की तरफ, और ये इंपल्सेस किस तरह से ट्रांसमिट होती है इनटू द मसल सेल, और फिर मसल सेल किस तरह से रिस्पांस करेगा, ये हमें देखना है. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके पढ़ लेते हैं एनाटॉमी के. ये जो हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन का जो प्री सिनेप्टिक, अब इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल. जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स, और साइनेप्स से पहले वाला जो न्यूरॉन होगा उसको हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या प्री साइनेप्टिक सेल, और साइनेप्स के बाद वाला जो सेल होगा उसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक सेल. अब ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल जो हमारे केस में वो क्या है, मसल है. ठीक है. अच्छा, अब हम इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन को जो है वो डिस्कस करने लगे कि इसका टर्मिनल जो है वो किस तरह का है. तो अब आपको अगर मैं बताऊं कि ये न्यूरॉन जो है वो सिग्नल किस तरह से ट्रांसफर करता है, तो इसके पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो ये रिलीज करता है, और उन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है जी? सो सिंपल इज दैट, ट्रांसमीटर कहते हैं मैसेज को लेके जाने वाला. तो वो केमिकल जो न्यूरॉन से केमिकल मैसेज को लेके जा रहा है उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है. तो अब न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम बात करें तो इस केस में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के केस में, जो न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है वो बहुत ही स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर है और उसका नाम है एसिटाइलकोलिन. न्यूरोट्रांसमीटर को हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन. अब ये एसिटाइलकोलिन किस तरह से बनता है और किस तरह से रिलीज होता है, कौन-कौन से इवेंट्स है, ये सारा हमने स्टडी करना है. एसिटाइलकोलिन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वेसिकल, जहां पे हमारे पास नर्व एंडिंग पे डिफरेंट वेसिकल्स पड़े होते हैं,
और हमारे पास एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। अब हमने ये देखना है कि किस तरह से एसिटाइलकोलिन बनता है और किस तरह से ये वेसिकल्स बनते हैं। इसको हम स्टडी करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मूव करते हैं। तो हमने देखा था कि वेसिकल न्यूरॉन एंडिंग पे वेसिकल्स होते हैं और एसिटाइलकोलिन होते हैं। ये वेसिकल और एसिटाइलकोलिन बनते कैसे, पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हमारे पास लेट्स सपोज एक न्यूरॉन सेल है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन सेल है। सेल की मैंने क्या बनाई है, एंडिंग बनाई है और उसमें हमारे पास क्या है, एसिटाइलकोलिन है और हमारे पास वेसिकल है। अब ये वेसिकल्स क्या है, ऑफ कोर्स वेसिकल क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में डिफरेंट प्रोटीन्स होती है। तो ये वेसिकल्स कहां से बनेगी, ये वेसिकल्स आपके बनते हैं फ्रॉम द जी, वेसिकल्स आपके कहां से बनते हैं, ये नर्व एंडिंग पे बन रहे होते हैं या आपके सेल बॉडी में बन रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स वेसिकल कहां पे बनेंगे, जहां पे प्रोटीन बन रही है। और प्रोटीन कहां पे बनती है, जहां पे मैसेंजर आरएनए होता है, जहां पे न्यूक्लियस होता है। और ये कहां पे होता है, आपके सेल बॉडी में होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेसिकल्स हैं ये कहां पे बन रहे होंगे, ये आपके सेल बॉडी में बन रहे होंगे और सेल बॉडी से ट्रांसफर होके आपके टर्मिनल में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये वेसिकल के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब एसिटाइलकोलिन कैसे बनता है, एसिटाइलकोलिन जो है ये दो चीजों का जो है वो कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले एसिटाइल को ए और दूसरा हमारे पास आ जाता है कोलीन, ठीक है। अब ये कोलीन का मतलब, अच्छा अब पता होना चाहिए आपको कि एसिटाइलकोलिन जो है ये सेल बॉडी में बनता है, ये नर्व एंडिंग पे बनता है। तो जितने भी ये आप इससे आप समझ लें कि जितने भी छोटे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जितने भी स्मॉल केमिकल्स होते हैं, वो आपके नर्व एंडिंग पे बन रहे होते हैं। और जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सेल बॉडी के लेवल पे बन रहे होते हैं और वहां से ट्रांसफर होके आपके किधर आ रहे होते हैं, ऑफ कोर्स एट द टर्मिनल। बाय जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल बॉडी में क्यों बन रहे होते हैं, वो टर्मिनल पे क्यों नहीं बनते। इसका सिंपल सा रीजन है कि क्योंकि हमें प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए, मैसेंजर आरएनए चाहिए, उसके बाद न्यूक्लियस चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए। तो ये सारा किधर होता है, आपके सेल बॉडी के लेवल पे होता है। अब हम ये देखने लगे कि एसिटाइलकोलिन कैसे बना है। मैंने आपको बताया कि एसिटाइलकोलिन जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एसिटाइल-CoA और कोलिन। अब आपको यहाँ पे बता दूं मैं कि कोलिन जो है वो आपके इंटरस्टिशियम में होता है। कोलिन जो है वो आपके इंटरस्टिशियम में होता है। इंटरस्टिशियम में कहां से आया, लेट्स सपोज ये आपकी जीआई है और ये आपका ब्लड वेसल है। अब जी अब आप खाते हैं तो जाहिर है उसमें कोलिन भी होता है, सारी चीजें होती है। तो कोलिन जो है वो एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड वेसल में आ जाएगा और ब्लड वेसल से किधर आ जाएगा, इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। ये कोलिन जो है ये किधर आ जाएगा, इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। और इस इंटरस्टिशियम से, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ये किधर चला जाएगा, न्यूरॉन सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये कोलिन कहां से आया, ये इंटरस्टिशियम में पड़ा होता है। ये जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें कोलिन वगैरह होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट डिफरेंट। तो ये कोलिन हमारे पास यहां से आ गया, ओके जी, कोलिन हमारे पास आ गया। अभी हमने एसिटाइलकोलिन बनाया कि एसिटाइल-CoA भी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेचर ने बहुत अच्छे तरीके से इन न्यूरॉन्स को डिजाइन किया है और वो ये है कि इनके अंदर टर्मिनल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या कराते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कराते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो पायरुवेट होता है। और पायरुवेट जो है वो किधर एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है। और अल्टीमेट जो चीज बनती है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एसिटाइल-CoA, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पे अबंडेंट फॉर्म में होते हैं। किधर जी, वो किधर होते हैं अबंडेंट जी, यस, इन द टर्मिनल। और यहां से क्या निकल के आ रहा है जी, एसिटाइल-CoA। अब ये एसिटाइल-CoA और कोलिन आपस में मिलेंगे, एसिटाइल-CoA प्लस कोलिन मिलेंगे और क्या बना देंगे, एसिटाइल कोलिन बन गया, ठीक है। अब ये आपके पास एसिटाइल कोलिन जो है वो बन गया। इसको मैं स्टार से शो कर रहा हूं, एसिटाइल कोलिन को मैं स्टार से शो कर रहा हूं, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोलिन को हमने वेसिकल के अंदर जो है वो लेके जाना है। तो वेसिकल के अंदर जो है वो डिफरेंट ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म होते हैं जो कि आपके अभी हम क्योंकि सुपरफिशियल देख रहे हैं, इतना डीप नहीं जा रहे। तो अभी हम बस ये देख लेते हैं कि ये जो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल हैं ये किधर चले जाएंगे, ऑफ कोर्स आपके वेसिकल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक वेसिकल आ गया, ये हमारे पास वेसिकल आ गया और इसमें बहुत सारे एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या हो गए, जमा हो गए, ठीक है जी। अब हम अपने डायग्राम पर वापस चलते हैं। हमने इसमें क्या सिंथेसाइज कर लिया था, हमारे पास कोलिन आ गया था जी, कोलिन आया था और एसिटाइल हमारे पास जो है वो पहले से मौजूद था जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से बना। एसिटाइल-CoA और कोलिन आपस में मिले और क्या बन गया, एसिटाइल-CoA बन गया। तो एसिटाइल कोलिन बन गया, सॉरी।
अभी एसिटाइलकोलिन जो है ये आपके वेसिकल में एंटर हो गया, ये हमने वेसिकल जो है वो यहाँ पे कुछ बना दिए हैं और इसमें हमने शो कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, एसिटाइलकोलिन है। ठीक है, अब आपके पास ये वेसिकल्स हैं और एसिटाइलकोलिन जो है वो उनके अंदर पैक्ड है, मतलब ये है कि ये अब ट्रांसमिट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो अब जैसे ही वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आएगी, जैसे ही कोई सिग्नल आएगा, तो ये जो हमारे पास वेसिकल्स है ये क्या हो जाएंगे, ऑफ कोर्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, ये फ्यूज करेंगे मेम्ब्रेन के साथ और एसिटाइलकोलिन जो है वो यहां से निकल जाएगा। अब होता क्या है, अब होता ये है कि जब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आती है तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, सोडियम चैनल्स होते हैं। यहाँ पे सोडियम चैनल्स होते हैं और जैसे ही सोडियम जो है वो इनफ्लक्स होता है, सोडियम का इनफ्लक्स होता है, जब सोडियम का यहाँ पे इनफ्लक्स होगा तो जाहिर वोल्टेज चेंज आएगा और जैसे ही वोल्टेज चेंज आएगा तो हमारे पास होता ही है कि कैल्शियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल मतलब कि कैल्शियम के वो चैनल्स जो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो जैसे ही सोडियम आया तो होता क्या है कि कैल्शियम का जो है वो कैल्शियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। दिस इज कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब जैसे ये ओपन होते हैं तो कैल्शियम जो है वो हमारे पास इन हो जाता है, एंटर हो जाता है। अब ये कैल्शियम करता क्या है, ये कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूजन ऑफ वेसिकल मेम्ब्रेन टू द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन होती है, ये मैं प्रोटीन बनाने लगा हूं। प्रोटीन है जो कि क्लोज फॉर्म में होती है। ठीक है, ये प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, बिल्कुल क्लोज फॉर्म में है। तो कैल्शियम क्यों जरूरी है, कैल्शियम जैसे ही इन दोनों साइड्स पे आके लगता है तो आपको पता है कि कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो कैल्शियम आयन जो है वो जैसे ही आपस में लगेंगे तो पहले प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से थी, तो जैसे ही यहाँ भी कैल्शियम लगा, यहाँ भी कैल्शियम लगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब होता ही है कि जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम आके अटैच हुआ तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी और इसकी ओपन कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं जी, ये ऐसे ड्रा करेंगे हम। ये हम रिलेशन जो क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ये हमारे पास जो वेसिकल रिसेप्टर है वो इस प्रोटीन के साथ जाके क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। तो अब क्या होगा जी, ये वेसिकल जो है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा जी वेसिकल। इस वेसिकल को हम अटैच करने लगे हैं जी, ये वेसिकल अटैच हो गया। जैसे ही ये वेसिकल अटैच होगा तो अब होगा क्या, कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से वेसिकल जो है वो बन जाएगा, फ्यूज होके मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और ये देखिए अब एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, और ये किधर रिलीज हो रहा है, कोर्स ये पोर्शन क्या है जी, दिस इज द पोर्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एक्सोन एंड द मसल, दिस इज कॉल्ड एज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर किधर आ गया जी, फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एसिटाइलकोलिन जो है वो होंगे। ठीक है जी, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के लेवल पे आ गए हैं, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जाके किसी रिसेप्टर पे लगेंगे और जाहिर रिसेप्टर किधर पड़े होंगे, ऑफ कोर्स आपके मसल सेल पर। अब मसल सेल पर जो है वो रिसेप्टर पड़े होते हैं। अब वो मसल सेल पे जो रिसेप्टर पड़े हैं वो किसको कैप्चर कर रहे हैं, एसिटाइलकोलिन को। तो उन रिसेप्टर का नाम क्या होगा, ऑफ कोर्स कोलिन, एसिटाइलकोलिन को वो क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, रिसेप्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, अच्छा ये इन रिसेप्टर की ना एक खास बात होती है कि ना सिर्फ ये एसिटाइलकोलिन को कैप्चर कर सकते हैं और रिसेप्ट कर सकते हैं, बल्कि ये निकोटीन जो है एसिटाइलकोलिन जैसा ही एक मॉलिक्यूल है उसको भी कैप्चर और रिसेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इन रिसेप्टर को कहते हैं निकोटीनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो यहाँ पे रिसेप्टर पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब इस रिसेप्टर का मैं थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू जो है वो आपको बताता हूँ कि रिसेप्टर असल में दिखता कैसे है। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं जो कि मसल सेल पे हैं, इसका मैंने मैग्नीफाइड व्यू बनाया है। ये हमारे पास मसल सेल है और ये हमारे पास रिसेप्टर है जिसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर या निकोटीनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। अब हमारे पास जो इसकी रिसेप्टर डोमेन होती है, इसके जो हमारे पास ना 5 यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा।
टू अल्फा प्रोटीन होती है, वन बीटा, वन गैमा और वन डेल्टा बहरहाल, और वो हमारे पास अरेंज होती हैं और इस तरह से अरेंज होती हैं कि वो एक पोर बना देते हैं। ये हमारे पास 5 प्रोटीन अरेंज हुई है और ये पोर बन गया, ठीक है। अब ये पोर जो है वो, और ये हमारे पास इसके रिसेप्टर साइट्स हैं, ठीक है। ये पूरी प्रोटीन है, ये रिसेप्टर साइट्स है। अब ये नॉर्मली पोर जो है ये ओपन नहीं होता, ये क्लोज होता है, ठीक है। ये पोर क्या होता है, क्लोज होता है। जैसे ही रिसेप्टर पर आके कोई न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन हो गया, निकोटीन हो गया, तो जैसे ही अटैच होगा तो इनके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आएगी। पहले ये इस फॉर्म में थे, लेट्स सपोज ये क्लोज फॉर्म में थे, और ये रिसेप्टर जो है अभी इनके आपको कोई आगे अटैच नहीं हुआ, तो जैसे ही इन पे कोई आगे अटैच हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज आती है और ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि इस पे हमारे पास क्या हुआ, रिसेप्टर आके लगा। ऑफ कोर्स रिसेप्टर कौन सा था, एसिटाइलकोलिन था। तो रिसेप्टर आके जैसे ही लगा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे रिसेप्टर आके लगा तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ये अब यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है जी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से जो है ये हमारे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे रिसेप्टर पे आके एसिटाइलकोलिन लगा है, हम एक यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आके लगा और ये ओपन हो गया। अब जैसे ये चैनल ओपन होता है तो अब यहाँ पे क्या होगा, जाहिर है आपको पता है कि सेल के बाहर क्या होता है, सोडियम आयंस होते हैं। तो जैसे ही ये चैनल ओपन हुआ तो यहाँ पे सडनली क्या होगा, सोडियम एंटर करने लग जाएगा, सोडियम एंटर होगा। और जैसे आपको पता है कि ये चैनल जो है ना, ये सोडियम को भी एंटर होने देता है और पोटेशियम को भी अपने थ्रू पास होने देता है। तो सोडियम कहाँ जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा और पोटेशियम किधर जाएगा, बाहर जाएगा। अब यहाँ पे अगर जनरल बात की जाए, सोडियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि सोडियम जो है वो अंदर आ रहा है तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, लेट्स सपोज हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन अंदर से क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, और बाहर से क्या होता है, पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे जैसे ही सोडियम अंदर एंटर होगा तो इससे क्या होगा कि जो इंटरनल पार्ट है, जो इंटरनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, इट विल बी लेस नेगेटिव, ये लेस नेगेटिव होती जाएगी या हम कहते हैं कि पॉजिटिव होती जाएगी, क्योंकि सोडियम जो है वो अंदर जा रहा है। लेकिन हम एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं कि पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहा है। तो सोडियम के अंदर आने की वजह से मेम्ब्रेन क्या होती है, डीपोलराइज होती है। डीपोलराइज हम क्या कहते हैं, इंटरनल साइड का पॉजिटिव होने को हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। तो जब सोडियम अंदर आएगा तो डीपोलराइजेशन होगी, लेकिन जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो इससे क्या होगी, दोबारा से डीपोलराइजेशन हो रही है। तो अब यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या आया कि मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज होगी इन अ नटशेल, या रीपोलराइज होगी, या मोर नेगेटिव रहेगी या लेस नेगेटिव रहेगी। तो सो सिंपल इज दैट, अगर तो सोडियम जितना अंदर जा रहा है और पोटेशियम उतना ही बाहर आ रहा है तो नो नेट चेंज, कोई नेट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सोडियम जो है वो बहुत तेजी से अंदर जा रहा है और पोटेशियम बहुत स्लोली बाहर आ रहा है तो क्या होगा, नेट शेल हमें क्या मिलेगा, डीपोलराइजेशन। तो अब यहाँ पे ऐसा में होगा क्या रहा है, अब यहाँ पे आप देखें कि मेम्ब्रेन जो है अंदर से क्या है, नेगेटिव है और बाहर से क्या है, पॉजिटिव है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि पोटेशियम का निकलना आसान है या मुश्किल है। अब कोई पोटेशियम का निकलना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि पोटेशियम जो है पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन जो है क्या इसको पोटेशियम को निकलने देगा, आंसर इज नो। तो इसका मतलब है कि पोटेशियम तो स्लोली जो है वो निकल रहा होगा। अब आ जाते हैं सोडियम पे। सोडियम क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और बाहर भी मेम्ब्रेन क्या है, पॉजिटिव है। तो एक तो ये बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है ये सोडियम को अंदर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा होगा, और सेकंड इस पे सोने पे स्वागत ये होता है कि अंदर भी नेगेटिव चार्ज है जो कि इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम नट शेल की बात करें कि सोडियम जो है वो बहुत फास्टली अंदर जा रहा होता है, वो पोटेशियम जो है वो बहुत स्लोली बाहर आ रहा होता है। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, व्हाई इज दिस, कि हमारे पास सोडियम जो हमारे पास मेम्ब्रेन होते हैं वो बाहर से पॉजिटिव और अंदर से क्या है, नेगेटिव है। तकरीबन -80 मिलीवोल्ट का जो है हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि सोडियम बहुत तेजी से जो है वो एंटर हो रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, और पोटेशियम बहुत स्लोली जो है वो सेल से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो इन अ नटशेल अगर हम बात करें तो ये जो इंटरनल साइड ऑफ मेम्ब्रेन है ये लेस नेगेटिव होती जाएगी या मोर नेगेटिव होती जाएगी। ऑफ कोर्स ये लेस नेगेटिव होती जाएगी, और लेस नेगेटिव को हम कह सकते हैं मोर पॉजिटिव होती जाएगी, ठीक है। लेस नेगेटिव इज इक्वल टू मोर पॉजिटिव। तो ये जैसे जैसे लेस नेगेटिव होती रहेगी तो -80 है, -60 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और अल्टीमेटली 0 आ जाएगा, फिर अल्टीमेटली प्लस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत तेजी से जो है वो क्या कर रहा होता है, इंटरनल मूव कर रहा है। तो 10 मिलीवोल्ट तक जो है हमारे पास आ जाएगा, 10 से 50 मिलीवोल्ट। कहने का मतलब है ये मेम्ब्रेन क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया है। ये जो मसल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास क्या हो गई है, डीपोलराइज हो गई है। किस तरह डीपोलराइज हुई, सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से डीपोलराइज हुई, ठीक है। नो डाउट कि पोटेशियम को जो ई फ्लक्स है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम को जो ई फ्लक्स है
वो रेजिस्टेंस तो क्रिएट कर रहा है लेकिन इतनी रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा कि मेम्ब्रेन को डीपोलराइज होने से बचा सके। तो अब हमने बात क्या की, अब हमने ये किया कि हमारे पास वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई न्यूरॉन पे जैसे ही डीपोलराइजेशन हुई तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए तो वो क्या हुए, मेम्ब्रेन पर आके, मसल मेम्ब्रेन पर आके उसके रिसेप्टर पे आके अटैच हुए और मसल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स की कन्फिगरेशन चेंज हुई, पोर्स ओपन हुए और सोडियम जो है उसका बहुत हैवी जो है वो इन्फ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से मसल मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो गई है। अब मसल मेम्ब्रेन का डीपोलराइज होना जरूरी क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मसल मेम्ब्रेन जैसे ही डीपोलराइज होती है तो उससे कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, जाहिर है ये हमारा आज का टॉपिक है, ये बहुत जो है वो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज का फिलहाल हमारे टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जरूरी होती है। डीपोलराइजेशन जब तक नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। इट्स मीन दैट contraction is depolarization is important for the contraction of muscle। वहां पे एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि एसिटाइल कोलिन किस तरह से बनता है, उसके लिए हमें पहले कोलिन चाहिए। अभी कोलिन जो है वो हमारे पास एंटर हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास जाहिर है चैनल्स के जरिए जो है वो क्या होता है, एंटर हो रहा होता है, ठीक है। ये चैनल्स के जरिए जो हमारे पास कोलिन जो है वो क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कोलिन एंटर हो गया और एसिटाइल कोलिन मिला और एसिटाइल कोलिन बन गया और हमारे पास वेसिकल जो है मैसेंजर आरएनए के थ्रू सेल बॉडी से बनके हमारे पास आ रहे हैं। अब ये हमारे पास कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन, वो हमारे पास वेसिकल के अंदर चला गया, ठीक है। जैसे वो वेसिकल के अंदर गया तो ये फ्यूज होके, जैसे डीपोलराइजेशन आई, फ्यूज हुआ और न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास क्या आ गए, बाहर आ गए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर पे आके लगे और इन्होंने जो है अपना सारा काम किया। ये हमारे पास एक थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू आ गया। अब यहाँ पे हम ड्रग्स को स्टडी करने लगे हैं। अब आप ये देखें, बेसिक आपको पहले माइंड में होना चाहिए कि कोई भी ड्रग इन किसी भी स्टेप को स्टिमुलेट या ब्लॉक कर रही है तो जाहिर है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या कर रही होगी, अकॉर्डिंगली वर्क कर रही होगी। मतलब कि मैं आपको जनरल अगर बात कहूं कि कोई भी एक ड्रग है आपके पास, एक्स आपके पास एक ड्रग है और वो कोलिन को जो है वो ब्लॉक कर रही है, तो इससे आप को डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर कोलिन ब्लॉक हो गया है तो ऑफ कोर्स द सिंथेसिस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन विल बी इनहिबिटेड और डिक्रीज। तो एसिटाइल कोलिन जब कम बनेगा तो जाहिर है कम रिलीज होगा, तो जब कम रिलीज होगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मसल्स को हमारे पास सिग्नल नहीं जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगी, मसल को सिग्नल जब नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो ये ड्रग्स हैं इनका बेसिक फ्रेमवर्क ये है कि इन स्टेप्स को या तो हम क्या कर दें, एनहांस कर दें या ब्लॉक कर दें, ठीक है। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है बेसिकली दो तरह की है। नंबर 1 इज स्टिमुलेटर एंड नंबर 2 इज ब्लॉकर, ठीक है। आज हम जो है वो ब्लॉकर स्टिमुलेटर को देखेंगे। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं, ड्रग्स दो ड्रग्स एक्टिंग ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दो तरह की है। नंबर 1 इज ब्लॉकर और नंबर 2 इज स्टिमुलेटर। अब ये ब्लॉक जो है वो किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, ये प्री साइनेप्टिक लेवल पे भी कर सकती है, ये साइनेप्टिक लेवल पे भी कर सकती है और ये पोस्ट साइनेप्टिक लेवल यानी कि मसल पे जाके भी वर्क कर सकती है। तो हमारे पास 3 इवेंट्स हैं ब्लॉकर्स के लिए भी और स्टिमुलेटर के लिए भी, कि ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक लेवल पे जाके ब्लॉक कर सकती है, साइनेप्टिक लेवल पे या पोस्ट साइनेप्टिक लेवल पे। अब हम पहले ब्लॉकर्स को देख लेते हैं कि ब्लॉकर्स किस तरह से वर्क करते हैं। ब्लॉकर्स जो है वो हम पहले देख लेते हैं कि ब्लॉकर जो है वो कहां-कहां पे एक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्री सिनेप्टिक लेवल पे देखना है। अब प्री सिनेप्टिक लेवल पे किस तरह से ब्लॉकर्स वर्क करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर मैं कोलिन को किसी तरह ब्लॉक कर दूं, ये कोलिन चैनल को अगर मैं किसी तरह ब्लॉक कर दूं तो क्या कोलिन एंटर हो पाएगा? आंसर इज नो। तो जब कोलिन एंटर नहीं होगा तो तब सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उससे नेट इफेक्ट क्या आएगा, और जब एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस कम होगी तो जाहिर रिलीज भी कम होगा, जब रिलीज कम होगा तो जाहिर है वो जाके एक्ट भी कम कर पाएगा। तो इस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, हेमीकोलिनियम। ये हमारे पास हेमीकोलिनियम है। ये जो अब हेमीकोलिनियम क्या करती है, ये कोलिन के साथ कंपीट करती है। तो जब ये कंपीट करेगी, जाहिर है अगर हेमीकोलिनियम आपके इस चैनल से लग जाएगी तो इसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, इसको ओपन नहीं होने देगी और कोलिन जो है वो एंटर नहीं हो पाएगा। जब कोलिन एंटर नहीं हो पाएगा तो फिर सारे इवेंट जब आपके माइंड में होंगे। सेकंड लेवल पे हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब एसिटाइल कोलिन बन जाता है तो उसको वेसिकल के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब अगर उस ट्रांसपोर्टर को मैं ब्लॉक कर दूं तो क्या एसिटाइल कोलिन जो है वेसिकल के अंदर अकोमोडेट हो पाएगा? आंसर इज नो। तो वेसिकल के अंदर जब वो अंदर जाएगा ही नहीं तो रिलीज कैसे होगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो है वो डायरेक्टली रिलीज नहीं हो सकता, उसको पहले वेसिकल के अंदर जाना पड़ता है, वो वेसिकल जो है वो फ्यूज करता है और फिर जो एसिटाइल कोलिन निकलता है। तो ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप पे जो हमारे पास इनहिबिटर है वो है वेजामेकोलिन। वेजामेकोलिन
ये क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन को वेसिकल में एंटर ही नहीं होने देता। तब हमने ये देखा कि कोलिन लेट्स सपोज एंटर नहीं हो पा रहा है, वैसे इसके स्टेप्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कोलिन एंटर नहीं हो पा रहा, कोलिन एंटर हो रहा है तो एसिटाइल कोलिन के साथ जो है वो अटैच नहीं हो पाया, अगर वो अटैच भी हो गए तो वेसिकल के अंदर नहीं जा पा रहा। लेकिन हम इंपॉर्टेंट स्टेप पढ़ रहे हैं जो जिसके हमारे ड्रग्स हमारे पास मौजूद हैं। तो अब तीसरा स्टेप हमारे पास ये होगा कि ये एसिटाइल कोलिन रिलीज तो हो गया है, लेकिन सिनेप्टिक लेवल पे एट द लेवल ऑफ सिनेप्स अगर ये हो कि एसिटाइल कोलिन को फौरन से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होगा। जब एसिटाइल कोलिन को फौरन से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो क्या ये अपना वर्क कर पाएंगी रिसेप्टर पे? आंसर इज नो, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए जो वर्क कर पाएंगी। आंसर इज, इसका मतलब है कि इनका इफेक्ट समवट क्या होगा, ब्लॉक हो गया। तो एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है वो एसिटाइल कोलिन को क्या कर देता है, इनको डिग्रेड कर देता है। तो जैसे एसिटाइल कोलिन डिग्रेड हो जाएगा तो वो रिसेप्टर पे अपना वर्क उस एफिशिएंसी से जो है वो नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं इन अ सेंस कि ये हमारे पास क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो दूसरा तीसरा हमारे पास क्या होगा, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज ये नेचर में जो है हमारे पास नेचुरली रखा हुआ है ताकि इसका जो इफेक्ट है वो उसको क्या कीजिए, चेक और बैलेंस में रखा जाए। ठीक है, अच्छा थर्ड लेवल पे अगर हम बात करें पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन की लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरह के जो है वो ब्लॉकर्स आ जाते हैं। नंबर वन इज डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स और दूसरा है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। अब उसको हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स और व्हाट आर नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। तो जब हम इन ब्लॉकर्स को देखेंगे फिर आपको जो है वो अच्छे से एक माइंड में स्केच बन जाएगा। तो अगर हम बात करें, कुछ हमारे पास ऐसे होती है ड्रग्स जो रिसेप्टर पे आके लगती हैं और उनको स्टिमुलेट भी कर देती हैं, और उनको स्टिमुलेट करने के बाद हमारा काम क्या था कि हमने डीपोलराइज करना है मेम्ब्रेन को, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज भी हो जाती है। लेकिन उनकी एक खास बात ये होती है कि हमारे पास नॉर्मली जब एसिटाइल कोलिन लगता है तो कुछ सेकंड्स के लिए लगता है और फिर हमारे पास डिटैच हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे पास स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के तौर पर यूज करते हैं, ये रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं और दे रिमेन अटैच्ड, ये अटैच ही रहते हैं। तो इससे होता ये है कि ये फर्स्ट टाइम पे तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी, लेकिन जब अगली वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आएगी तो क्या ये डीपोलराइज हो सकेगी? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर्स पहले से हमने क्या करा दिए, ब्लॉक करा दिए। तो अब ये हमारे पास कौन सी ड्रग्स होती है जी, ये हमारे पास है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, और दूसरा है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स क्या इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के ब्लॉकर्स होते हैं कि रिसेप्टर के आखिरी में माउथ को क्या कर देते हैं, ये क्लोज कर देते हैं। जैसे रिसेप्टर का माउथ क्लोज होता है तो रिसेप्टर जो है वो फंक्शन नहीं रहता, और ये जो है सिर्फ क्या करते हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, लेकिन ये अंदर ना तो कोई पोलराइजेशन कराते और ना ही डीपोलराइजेशन कराते। ठीक है, तो अब हमारे दो तरह के ब्लॉकर्स आ गए, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स और डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ये जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं इनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, और ये जो पोलराइजिंग ब्लॉकर है इनको हम कह सकते हैं कि एगोनिस्ट हैं। ये फर्स्ट तो क्या करते हैं, इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन उसके बाद ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें हमारे पास आ जाते हैं सक्सिनाइल कोए, ये हमारे पास एगोनिस्ट है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और हमारे पास मुख्तलिफ डिफरेंट एंटागोनिस्ट भी हैं। अब हम आ जाते हैं स्टिमुलेटर पे। अब स्टिमुलेटर पे भी हमने ये स्कीम चलानी है, पहले प्री सिनेप्टिक लेवल पे और फिर पोस्ट सिनेप्टिक लेवल पे। अब प्री सिनेप्टिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, पोटेशियम चैनल को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, पोटेशियम चैनल को। अब अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाए तो इससे होता क्या है, जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो जो हमारी मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज रहेगी, क्योंकि पोटेशियम क्या करता है, बाहर चला जाता है और मेम्ब्रेन को नेगेटिव कर देता है, इंटरनली तौर पे वो नेगेटिव कर देता है। इसका मतलब वो रीपोलराइज कर देता है। तो अगर मैं किसी तरह पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दूं तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज रहेगी, और जब डीपोलराइज रहेगी तो सोडियम चैनल ओपन रहेंगे, कैल्शियम जो है वो आता रहेगा और हमारे पास वेसिकल्स जो है वो फ्यूज होते रहेंगे और एसिटाइल कोलिन जो है वो निकलता रहेगा। इसका मतलब है कि सारे के सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करनी है कि हमने पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देना है। इसके लिए हमारे पास जो ड्रग है वो है 4 अमाइनो पिरिडीन। ठीक है जी, अब हम अगर बात करें दूसरी, तो अब इसमें हम ये देखें, ये मेम्ब्रेन जो है अगर इस मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाए तो क्या ख्याल है आपका, अगर इस मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाए तो एसिटाइल कोलिन जो है वो इसमें से सीप आउट होता रहेगा, ऐसा है कि नहीं?
तो जब अगर इनमें पोर्स हो जाए, इस मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाए, तो एसिटाइलकोलिन जो है वो सीप आउट होता रहेगा और ये सारा के सारे अगले जो स्टेप्स हम क्या होते रहेंगे, स्टिमुलेट होते रहेंगे। तो हमारे पास कुछ ड्रग्स भी होती हैं और हमारे पास एक है ब्लैक विडो टॉक्सिन, जिसको हम बोलते हैं लेट्रोटॉक्सिन। लेट्रोटॉक्सिन, अभी लेट्रोटॉक्सिन क्या करता है, ये मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स काज करा देता है और इस पोर्स की वजह से एसिटाइलकोलिन निकलता रहता है और ये स्टिमुलेटेड फॉर्म में रहता है। असल में ब्लैक विडो स्पाइडर जो है ये हमारे पास एक खास किस्म का स्पाइडर है कि जिसके साथ ये मेट करता है उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। अब वो कैसे किल करता है, जैसे ही वो स्पाइडर ने किसी साथ मेट किया तो उसने लेट्रोटॉक्सिन जो है वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। जो लेट्रोटॉक्सिन क्या करते हैं, उसकी जितने भी एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन को जाके वो क्या कर देगा, पोर्स पोर्स का करा देगा और ये पोर्स के थ्रू एसिटाइलकोलिन जो वो सीप आउट होता रहेगा। जब एसिटाइलकोलिन बार बार निकलता रहेगा तो जो मसल्स हैं वो किस फॉर्म में रहेंगे, वो यस यू आर राइट, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब एसिटाइलकोलिन निकलता रहेगा तो जैसे ही हम मसल सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट मोर सर्वाइव। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ब्लैक विडो स्पाइडर की वो जिससे साथ मेट करती है उसको किल कर देती है और वो खुद क्या हो जाती है, विडो हो जाती है। ठीक है, बहरहाल अब हम बात करते हैं जी सिनेप्टिक लेवल पे। आपको पता है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिनेस्टेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करता रहता है। ठीक है, ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं किसी तरह इस एंजाइम को ब्लॉक कर दूं, अगर मैं किसी तरह इस एंजाइम को ब्लॉक कर दूं तो होगा क्या कि जब एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन जो है वो ज्यादा देर तक आपके सिनेप्टिक लेवल में रहेंगे और ज्यादा देर तक उसका जो है वो इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास एसिटाइलकोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कि नियोस्टिग्मिन हो गया, जैसे कि नियोस्टिग्मिन हो गया, फाइजोस्टिग्मिन हो गया, पाइरिडोस्टिग्मिन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं जी, एसिटाइलकोलिन काफी देर तक, ज्यादा देर तक सिनेप्टिक लेवल में रहेगा और देर तक जो वो अपना इफेक्ट शो करता रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं जी, कुछ हमारे पास इस तरह के होते हैं जो एसिटाइलकोलिन की तरह के ही होते हैं और वो जाके अटैच होते हैं रिसेप्टर पे और बिल्कुल उसी तरह पर जो वो वर्क करते हैं। और इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है निकोटीन की। अब ये निकोटीन क्या करते हैं, ये पोस्ट सिनेप्टिक लेवल की हम बात कर रहे हैं। निकोटीन भी, अब ये हमारे पास ना एसिटाइलकोलिन की शेप है। ठीक है, अब ये जो शेप है एसिटाइलकोलिन का, जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज, ये हमारे पास मेन रिसेप्टर को क्या कर रही होती है, एक्टिवेट कर रही होती है। तो हमारे पास जो कोलिन है उसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होता है। ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, निकोटीन का स्ट्रक्चर है, ये निकोटीन है और ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन है। तो इनकी जो रिसेप्टर वाली साइड है, जो रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट कर रही है, वो तकरीबन सेम है। तो निकोटीन भी वही काम करते हैं जो एसिटाइलकोलिन करती है। तो अब निकोटीन जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक लेवल पे आके क्या करेगी, अटैच हो जाएगी और हमारे पास इसको क्या कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक लेवल पे क्या हो गई, स्टिमुलेट हो गई। इसमें हमारे पास क्या आ गया जी, निकोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिन है जिसको हम बोलते हैं बोचुलिनम टॉक्सिन। बोचुलिनम टॉक्सिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिन है और ये रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब ये रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन को डिक्रीज कैसे करता है ये हम समझ लेते हैं। हालांकि इसको ब्लॉकर में मुझे ऐड करना चाहिए था लेकिन मैंने जानबूझ के इसको नहीं किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। अब बोचुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि ये प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है और फियर होती है। अगर मैं किसी तरह इस प्रोटीन को क्या कर दूं, क्लीव कर दूं, इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दूं, डैमेज कर दूं, तो क्या ये वेसिकल्स फ्यूज हो सकेंगे? आंसर इज नो। अगर ये वेसिकल्स फ्यूज नहीं हो पाएंगे तो ऑफ कोर्स रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन विल बी इनहिबिटेड। तो बोचुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, इन प्रोटीन्स को, इनको बोलते हैं स्नेयर प्रोटीन्स, ठीक है, सेरेप्टिन, सेप्टोब्रामिन वगैरह बोलते हैं इनको। तो इन प्रोटीन्स को जाके वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वेसिकुलर फ्यूजन नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है, बोचुलिनम टॉक्सिन, बोचुलिनम। तो जैसे ही अब रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन जो वो क्या हो जाएगा, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा और देयर विल बी फ्लेक्सिव पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस हो जाएगी और मसल जो बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे और पेशेंट है वो डेड भी हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये जो हमारे पास मैंने टैबलेटेड फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, ये हमारे पास ब्लॉकर्स हैं और स्टिमुलेटर्स हैं। ये प्री-सिनेप्टिक लेवल पे हैं ब्लॉकर्स और स्टिमुलेटर्स, सिनेप्टिक लेवल पे और पोस्ट सिनेप्टिक लेवल पे। अच्छा, यहाँ पे अगर एक बात करें पोस्ट सिनेप्टिक का, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सब्सिनेप्टिक लिखा हुआ है मैंने और यहाँ पे सब्सिनेप्टिक लिखा हुआ है। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि सब्सिनेप्टिक स्टार्ट में तो क्या करता है, मैंने आपको बताया ना सब्सिनेप्टिक जो है वो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है।
इसका मतलब ये स्टार्ट में तो ये अपना इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही देगा जैसे कोलिन और निकोटीन दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये अटैच फॉर्म में रहेगा विद टाइम, लेट इन द लेट ड्यूरेशन में क्या होगा, ये ब्लोकर के तौर पे काम करेगा। मतलब स्टार्ट में तो स्टिमुलेट कर देगा, लेकिन उसके बाद ये क्या रहेगा, क्योंकि अटैच फॉर्म में रहेगा तो दूसरे को आने नहीं देगा और रिसेप्टर जो वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे और फिर आगे वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इन द लॉन्ग रन उसका जो है क्या आएगा, ब्लोकर इफेक्ट आएगा। ठीक है, स्टार्ट में स्टिमुलेटर इफेक्ट आता है, लेकिन लेट में उसका ब्लोकर इफेक्ट आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग दैट एक्टिंग ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें स्टिमुलेटर भी आ गए, ब्लोकर्स भी आ गए। हमने देखा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होते हैं, उसको किस किस लेवल पे जो है वो हम ब्लॉक या स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।